नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। हमारी खास पेशकश फल वाली डॉक्टर में आपका स्वागत है। एक नाम और एक दूसरा साइन, इन दो चीजों का हर्जाना एक होनहार महिला पिछले कई साल से भुगत रही है और शायद जिंदगी भर भरती रहेगी। एक गलत नाम ने पूरे करियर को चौपट कर दिया। फिजिक्स की टॉपर रहने और पीएचडी करने के बावजूद वो ठेला लगाकर फल बेचने को मजबूर है। जिंदगी की ये दास्तान है इंदौर की रईसा की। अंग्रेजी बोलने और फल बेचने वाली रईसा की कहानी किसी को भी झकझोर कर रख देगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम करने पूरा घर रात भर बीड़ी बनाता था। रईसा ने कड़ी मेहनत से फिजिक्स में टॉप किया, पीएचडी की, लेकिन सिर फिरा उनका पीएचडी गाइड नाराज हो गया। इसलिए उसने पूरा करियर तबाह कर दिया। 2004 में रईसा ने पीएचडी में एडमिशन लिया था। 2 साल तक गाइड ने वाइवा भी नहीं होने दिया। फिर अचानक तबीयत खराब हुई, बाद में प्राइवेट जॉब भी छोड़नी पड़ी और फिर आखिरकार वो काम संभाला जो उनके पिता किया करते थे, यानी ठेले पर फल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन रईसा तब लाइमलाइट में आई जब महामारी में नगर निगम अमला सख्ती से उनका ठेला हटाने पहुंचा। इस दौरान रईसा ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी खूब खरी खोटी सुनाई। तो क्या है इंदौर की रईसा की पूरी कहानी, ये बताने के लिए आज खुद रईसा अंसारी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको वो वीडियो जरूर दिखाएंगे जिस वजह से रईसा चर्चा में आई। Here I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. In each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But what the decision from the collector and Modi and Nagar Nigam, that we will not stay and run our hand cart on the road. How it is possible? All they are giving us large amount of money, large amount of money. This Nagar Nigam says to very badly us, run away from here, run away from here. तो ये वो तस्वीरें थीं जब लोगों के सामने आईं तो इसने सबका ध्यान रईसा बेगम की तरफ खींच लिया। इस वक्त हमारे साथ खुद रईसा अंसारी जुड़ रही हैं चर्चा के लिए। उनकी ज़िंदगी की दास्तान, फलसफा हम जानने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, बिल्कुल शुक्रिया सोहेल। और हम ज़रूर बात करेंगे फल वाली डॉक्टर जो चर्चा में आई रिसेंटली इंदौर से और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। दरअसल मैं इसके पीछे सोहेल जो सबसे अहम चीज़ देखता हूँ वो चीज़ है एक पीएचडी होल्डर, एक युवा लड़की का संघर्ष। अंग्रेज़ी बोलना मैं एक छोटी चीज़ मानता हूँ। दरअसल शायद हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड में अंग्रेज़ी को एक बड़ी विशिष्ट चीज़ मान लिया जाता है और अंग्रेज़ी बोलना ही एक बड़ी ख़ासियत बन जाती है। और यहाँ इस मायने में ये ख़ासियत है भी कि एक फल बेचने वाली युवा लड़की अगर अंग्रेज़ी बोलती है तो हम सब चौंकते ज़रूर हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इनके संघर्ष को, इनकी तकलीफ़ को हमें सिर्फ इनके अंग्रेज़ी बोलने तक महदूद नहीं करना चाहिए। सीधे हम रुख करेंगे इंदौर का, जहां वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत इस्तकबाल करता हूं आपका, मैं बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज़ी बोलना ये एक अलग मसला है, लेकिन एक ऐसी युवा लड़की जो अपने वालिदैन और अपने परिवार के लिए जद्दोजहद कर रही है, ज़िंदगी के साथ दो दो हाथ कर रही है, मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो इस समय लाखों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन सब की दुआएं आपके साथ हैं। और हम लोगों से आगे भी जो बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका वाजिब मकाम हासिल हो सके। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि इतनी ताकत आप कहाँ से लेकर आती हैं अपने भीतर? पढ़ाई लिखाई का एक आला दर्जा, एक आला मकाम हासिल करने के बाद भी आपने जिस किस्म की एक ताकत दिखाई है वो कमाल है, वो बेमिसाल है। कहाँ से आती है ये ताकत?
देखिए, पहले पहले तो मेरी अम्मी जो है वो ये बोलती है कि बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। जब जी। जैसे ही अनलॉक सिचुएशन चालू हुई, तब हम लोग अपनी शॉप की ओर भागे। तब नगर निगम का ये कहना था, जाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से। ये चीज़ को सहन करते 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 हम लोगों को 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद इनकी जातियाँ और बढ़ने लगी। हमारा सामान भी उठाने लगे, ठेला भी जब्त करने लगे, तराजू ले गए, कपड़े ले गए, तंबू ले गए, सामान भी भर लिया, ठेला भी भर लिया। फिर एक दिन में बैठ के चाय और बिस्किट खा रही थी। उसने बहुत ही बदतमीजी से मेरे साथ ट्रीट किया। मैं इसको रिएक्ट नहीं की। फिर मेरे पड़ोस में शिफा पपीता बेचती है, उसने मुझे कहा, रईसा तूने इसको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कल आएगा अपना टाइम, इसको कल जवाब दें, कल आएगा ये। अब वो अचानक से आया और लंच टाइम में मुझे खाते उठना पड़ा। उठ के मैंने अपना कपड़ा खोला, ढाक पे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उसने मेरा ठेला रोक लिया, बोले मैं चालान काटूंगा। तो मैंने यही कहा, आपको चालान काटना है काट लीजिए, लेकिन मैं पे नहीं करूँगी। 100 रुपये के आम भी नहीं बिके तो 100 रुपये का चालान कैसे भरूंगी मैं। और सुबह में आप सारा सामान उठा के ले गए, सारा सामान उठाने बाद मैं अभी खड़ी हूँ और आप जो है 100 रुपये का फाइन काट रहे हो। पर डे वो मेरी फैमिली से 400-500 रुपये का फाइन काटते हैं। वो पर डे बदतमीजी करते हैं। हम लोगों का गोडाउन भी वहीं है, तो गोडाउन से माल जब्त करने की भी बात करते हैं। सारे ठेले वाले को ये ऐसे ही परेशान करते हैं, सबका सामान उठाना, इस टाइप से उठाना। फिर मेरी दीदी आई, बड़ी दीदी, माई एल्डर सिस्टर कम देयर एंड टॉक टू देम के हाउ वी विल अर्न, यू विल नॉट स्टे हियर, वी विल नॉट स्टे हियर, देन हाउ द थिंग्स आर गोइंग। तो दैट टाइम माई एल्डर सिस्टर टोल्ड देम गिव अस टू जॉब। तो ऑफिसर्स बोले जॉब के लिए डिग्री चाहिए रहती है, और तुम कचरा बीनने वालों के पास, सब्जी बेचने वालों के पास डिग्री कहाँ से आई। फिर मैं आए, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल टेल यू अबाउट माई डिग्री एंड माई लैंग्वेज। दैट टाइम आई टॉक्ड इन इंग्लिश एंड टोल्ड देम आई एम PhD in material science from School of Instrumentation DAV Indore. And most of the people, after viraling my video, they have some misconceptions in their mind that I am not from Indore. I am proper from Indore, and my whole education is from Indore, and I am selling fruits and vegetables from my whole life. When I was in 3rd class, that time I also was run my shop. बिल्कुल रईसा, कमाल की बात है। और सबसे पहले तो मैं आपके अब्बू को सलाम करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि डॉक्टर रईसा जो इस वक्त हमसे रूबरू हैं, इन डॉक्टर रईसा को डॉक्टर रईसा के मकाम तक पहुंचाने वाले आपके वालिद साहब हैं। जैसा मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा, आपकी अम्मी हैं, आपके वालिद साहब हैं और आपकी फैमिली है। सलाम है उनको कि एक फल बेचने वाले कोई काम छोटा नहीं होता, यकीनी तौर पर कोई छोटा नहीं होता। ये हमारी सोच का छोटापन है कि हम काम को इस तरह से देखते हैं। बड़ी तकलीफ़ें आपने उठाई, आपने मटेरियल साइंस में, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट नहीं है, आपने उसमें PhD की है। क्या खटक गई थी बात जो आपको PhD कराने वाले जो आपके सीनियर थे, उनसे ऐसा क्या हो गया था कि आपका ये आरोप है कि बार बार उन्होंने आपके लिए मुश्किलें खड़ी की, नहीं तो आज आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर रही होती। जी डॉक्टर रईसा। This is right. In 2004, I joined Dr. Ratnesh Gupta under some projects. एक मिनट के लिए माफ़ी चाहते हुए आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त इंदौर से हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और युवा सांसद शंकर ललवानी जी जुड़ गए हैं, जो एक बहुत ही संवेदनशील चेहरा और एक ऑनेस्ट फेस के साथ सामने आने की कोशिश एक नेता के तौर पर बराबर कर रहे हैं। ललवानी साहब, मैं बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर आपका। जी जी, धन्यवाद जी। अपना ध्यान रखिए कोरोना के इस पीरियड में सर। और इंदौर की एक बड़ी शानदार परंपरा है शंकर ललवानी साहब,
और परंपरा ये है कि इंदौर का एक बड़ा संवेदनशील चेहरा है और इंदौर शहर कभी किसी के साथ, उसके बाशिंदे कुछ इस तरह की फितरत रखते हैं, इस तरह का मिजाज रखते हैं कि वो किसी के साथ गलत नहीं होने देता। डॉक्टर रईसा इंदौर की हैं, हमारे अपने मध्य प्रदेश की हैं और पीएचडी होल्डर हैं मटेरियल साइंस में। मैं सोचता हूँ आपका संवेदनशील मन ज़रूर डॉक्टर रईसा के लिए कुछ सोच रहा होगा और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि कुछ बेहतर होगा इंदौर की इस युवा बिटिया के साथ। क्या कहेंगे ललवानी साहब? देखिए, रईसा का मैंने बीच में जानकारी मिली थी, मुझे जानकारी नहीं थी पूर्व में, न कभी हमारी मुलाकात हुई थी, न जानकारी मिली थी। और एक इतनी पढ़ी लिखी युवती जो कि समाज में अच्छा काम कर सकती है और देश के लिए अच्छा काम कर सकती है, प्रदेश के अच्छा लिए काम कर सकती है। मुझे लगता है उनकी योग्यताओं का उपयोग हमें सबको लेना चाहिए और खास करके इंदौर को भी। मैं जरूर उनसे मिलूंगा और उनसे भी कहूंगा कि क्या हम आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बता रहे थे कि वो जो समस्याएं उनके सामने आई, उसका सामना करते हुए उन्होंने दूसरे रास्ते अख्तियार करे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही मामला ऐसा है कि जो मन को छू लेता है। हम सब मिलकर सभी प्रयास करेंगे कि जो उनके मन की भावना होगी उसके अनुरूप हम काम भी करेंगे। बिल्कुल ललवानी साहब, और हमने कोशिश की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी डॉक्टर रईसा की आवाज़ पहुंचे, लेकिन आपने जो बात कही है उससे हम सबको ये भरोसा और ये इत्मीनान और मजबूत हुआ है कि वो इंदौर जो शंकर ललवानी साहब का इंदौर है, वो इंदौर जो कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर है, वो इंदौर जो तुलसी सिलावट जी का इंदौर है, और वो इंदौर जो कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं, क्योंकि इंदौर की ये फितरत अद्भुत है कि वो इंदौर के मसलों पर राजनीतिक मतभेद भी भुला देता है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और रईसा आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगी और हम सब उम्मीद करते हैं कि रईसा की आवाज़ मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी और उसमें शंकर ललवानी जैसे युवा जनप्रतिनिधि एक बहुत अहम रोल अदा करेंगे। बहुत धन्यवाद शंकर ललवानी सर, बहुत धन्यवाद। तो ये थे युवा सांसद भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर रईसा के लिए जो भी बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे। जी डॉक्टर रईसा, ये एक अच्छी खबर हम सब ने सुनी है और आपकी आवाज़ को बंसल न्यूज़ पूरी कोशिश करेगा कि वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे ख़ास लोगों तक पहुंचाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफ़ी वल्नरेबल एटीट्यूड के साथ, वो एक बहुत संवेदनशील चेहरा रखते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। और सिर्फ शिवराज जी ही क्यों, बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम वो जनप्रतिनिधि जो जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी शिवराज जी का इसमें एक ख़ास टच हमने हमेशा देखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको वो मकाम आने वाले वक्त में हासिल हो और हो सकता है। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी डॉक्टर रईसा जी। देखिए, फिर नगर निगम के अपोज के बाद सभी पार्टी के लोग आगे आए, वो मेरी आवाज़ बने, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस बात के लिए मैं उन सभी व्यक्तियों को और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हार्टली। दिस इज़ माई हार्टली एंड हम्बल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम हु इज इन्वॉल्व इन माई फाइट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। वेरी ट्रू, आई डू एग्री विद यू डॉक्टर रईसा। एंड हम सब की वेल विशेज़, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं वो बात कर रहा था, हालांकि कहा जाता है कि ज़िंदगी के कड़वे चैप्टर्स पे हम बात ना करें, तो मुझे लगता है कि हम उस पर ज़्यादा बात हम भी नहीं करते हैं कि आपके टास्क मास्टर जो थे पीएचडी के क्या विवाद हुआ, लेकिन ऐसा आपका आरोप है कि उन्होंने आपको काफ़ी सारी मुश्किलों में डाल दिया। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी। हाँ, देखिए 2005 में जब मेरा सिनॉप्सिस हुआ तब उन्होंने मेरा टॉपिक चेंज कर दिया। टॉपिक चेंज करने के बाद मेरा सिनॉप्सिस सबमिट हुआ। सिनॉप्सिस सबमिट होने के बाद आरडीसी हुआ। आरडीसी में भी मुझे रोक दिया गया जस्ट पॉलिटिक्स के कारण। तब मुझे नहीं पता था कि मैं पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ। फिर मैं आगे बढ़ी, 2009 में फिर मेरा आरडीसी हुआ। वहाँ भी रोकने की समस्या थी, लेकिन मैं तैयार थी हर तरह से, नॉलेज लेवल पे, दिमाग लेवल पे, फिजिकली, मेंटली मैं तैयार थी कि आई एम रेडी फॉर दैट, आई विल फेस एवरीथिंग। फिर उसके बाद मेरा आरडीसी क्लियर हुआ। फिर मैंने अपना थीसिस कंप्लीट किया और थीसिस जमा किया। तो हुआ ये था कि 2005 में मुझे
2001 में फिजिक्स के टॉप करने के लिए प्राचार्य शंकर लक्ष्मण गोखले अवार्ड मिला था, और उस अवार्ड में मेरे गाइड को मीडिया के थ्रू सामने बुलाया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। मैडम ने मना कर दिया कि वो मंदिर गए। फिर उसके बाद मुझे मीडिया ने कहा दूसरी फैकल्टी का नाम बताइए, तो मैंने डॉक्टर दिनेश वार्ष्णेय का नाम बता दिया। अब मीडिया से ये गलती हुआ कि उन्होंने उसे मेरा पीएचडी गाइड बता दिया। अब ये चीज़ मैडम देख रही थी, मैडम ने सर को बोला। अब दूसरे दिन सर ने मुझे अपोज किया। मैंने सर, मैंने उन लोगों को कहा है कि आप लोगों ने गलती किया, और आप लोगों ने ऐसा गलती किया है, एक बेटी के लिए बाप का नाम बदल दिया। अब ये नाम बदलने के बाद मीडिया और मैं सर के घर गए थे। उन्होंने ये कहा कि आपने बाजार थप्पड़ मारा और घर आके सॉरी बोल रहे हैं। मीडिया ने कहा हम आपका लाइव कर देते हैं रईसा के साथ। सर ने मना कर दिया कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, इट्स ओके, वी फॉरगेट ऑल द थिंग्स, एंड आई वाज अगेन starting my PhD, doing my works, research, going here and there, that's it. बट मुझे नहीं पता था कि मेरे सर के माइंड में सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चल रही थी। जब मेरे सीनियर ने बेल्जियम पोस्ट डॉक का ऑफ़र दिया और मैं सर के केबिन में गई, तो सर ने मुझे पहला सवाल पूछा, बिना पूछे कैसे अप्लाई कर दिया। मैंने सर शिल्पा दीदी ने अप्लाई किया है, और शिल्पा दीदी ने मुझे कहा है कि उनके गाइड मुझे बुलाने के लिए तैयार है। मेरे सर ने बोला भाजी पाला है क्या, जो मांग रही हो दे दूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि सर मेरे करियर को भाजी पाला से कंपेयर कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोली। उसी दिन मैंने कलकत्ता छोड़ने का मन बना लिया था। दैट टाइम आई वाज CSIR फेलो, SRF सीनियर रिसर्च फेलो इज देयर। मैंने छोड़ने का कोशिश कर लिया कि मुझे नहीं करना है। फिर दूसरे दिन मैं सर के पास गई कि हो सकता हो सर का माइंड ठंडा हो गया हो, मुझे रिकमेंडेशन लेटर देने को तैयार हो। मैं गई केबिन में, तो सर बात करने को तैयार नहीं थे। मैंने सर मैं जा रही हूँ, तो सर ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने सर से यही कहा, सर मैंने 2004 में आपको ज्वाइन किया था, और PhD का बात हुआ था तो आपने कहा था मैं आपको 2 साल में PhD दूंगा, लेकिन 2004 से 2009 हो गया। मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि आप मुझे PhD अभी दो या मुझे जल्दी दो। आपने तो 2 साल का बोला था, लेकिन आपने मेरा करियर भी स्पॉइल किया, टाइम भी स्पॉइल किया, और मेरा वक्त भी बर्बाद करा। जब आपको करवाना नहीं था आप मुझे बोल देते, मैं चली जाती, किसी और गाइड के अंडर कर लेती। मैंने उनको एक चुपती बात बोली कि एक स्टूडेंट का टाइम खराब करना और लाइफ खराब करना बहुत बेकार चीज़ होती है। अभी तो आपके कुल कन्वर्सेशन रहते हैं, आने वाले टाइम में आपके स्टूडेंट कन्वर्सेशन होंगे जो कि ख़राब है। तो आइंदा आप ध्यान रखें कि किसी स्टूडेंट के करियर के साथ ना खेलें। तो उन्होंने इस तरह से करा, वो भुगतेंगे, क्या बोल सकते हैं। जी, इस तरह से मुश्किलात पेश आई, लेकिन ये बहुत दुखद है। ये 2 साल रोका। जी जी जी, 2 साल वाइवा रोका आपका। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी उन्होंने मेरा वाइवा 2 साल रोका, और उसके बाद भी जब मैं डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती थी कि मेरा PhD वाइवा कब होगा, तो मुझे यही कहा जाता था, यूनिवर्सिटी कांट डू एनीथिंग, योर गाइड नोज वेरी वेल कि व्हाट दे कैन डू फॉर यू। तो आई वेंट देम एंड टॉक टू देम। उन्होंने मुझे लिटरली एक ही बात बोला, भाई मैं तुझे पहचानता नहीं। तब मुझे बहुत गुस्सा है। 7 जनवरी 2009 नहीं, लगभग 7 जनवरी 2011 उस दिन मैं सर से मिलने गई थी, और सर ने मुझे कहा मैं भाई तुझे नहीं जान। मैंने सर के मन में नहीं PhD कराना। फिर मैंने कहा सर आपकी थीसिस भी रखो, आपका वर्क भी रखो, मुझे कोई मतलब नहीं है इस डिग्री से भी, इस PhD से भी। आज मैं इसको बंद कर देती हूँ फायर करके। मेरे गाइड को लगा जब आप मुझे नहीं पहचानते, इतना काम किया मैंने आपके साथ, और आज आप मुझे ये जवाब दे रहे हो। समय मेरे छोड़ी थे डॉक्टर दिनेश वार्ष्णेय, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मैंने सर से कहा सर आपके और मेरे रिलेशन अलग है, मुझे इनसे बात करने दीजिए।
मैं आपके साथ कोई बिगाड़ नहीं चाहती, मुझे इनसे बात करने दीजिए। मैंने सर से एक ही बात पूछी, आप मुझे पीएचडी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे तो वीसी सर को बोल दीजिए मुझे एनओसी दे दीजिए। एनओसी दे देंगे तो मैं किसी और को गाइड बना के पीएचडी वाइवा दे दूंगी, और नहीं तो अब मेरा थीसिस भी जमा हो चुका है, 2 साल में वेट भी कर चुकी हूँ, तो वाइवा कायदे से होना चाहिए। और रेफरेंस तो आपने भेजे हैं, और आप मानेंगे 2008 में जब मेरे गाइड IASCR गए थे, तब मुझे वो 3 रेफरेंस लेटर मेरे हाथ में देके गए। थीसिस के रिकमेंडेड लेटर मुझे साइन करके दे चुके थे। मैं चाहती तो उनका गलत यूज़ कर सकती थी, लेकिन नहीं। जब मैं कलकत्ता गई तो मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको रिटर्न किए थे, और उसके बाद उनके एक सिग्नेचर के लिए मैं दौड़ लगाती रही। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि मेरे पीएचडी जो है वो 2009 का सबमिशन है, तो वहाँ यूटीडी में सब चेंजेस हैं, और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग मुझे एक कोर्स वर्क करना है जो कि 1 साल का है। वो कोर्स वर्क भी मेरे गाइड ने नहीं होने दिया। बिल्कुल मैंने डॉक्टर apply रईसा, किया। ये पीएचडी आपको फिर अलॉट कब हुई फाइनली? आपको कब मिली ये पीएचडी? जी जी 11 मार्च 2011 को, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है स्कूल ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर को, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा वार्ष्णेय जी। वाह वाह, इनको दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मिश्रा जी को भी और वार्ष्णेय जी को भी। कम वक्त है मेरे पास डॉक्टर रईसा, घर में आपके कितने भाई बहन हैं, और क्या आपके अब्बू और आपकी अम्मी ने उनको भी तालीम की रोशनी में लाने की कोशिश की? जी जल्दी से बताइए मुझे। जी हाँ, मेरी बड़ी दीदी एमएससी बॉटनी है, हम 3 भाई 3 बहन हैं, और मेरे 2 छोटे भाई हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, बहुत कम किया है, स्कूलिंग करके छोड़ दिया। स्कूलिंग करके छोड़ दिया। तो आपको तकलीफ़ तो होती होगी कि अगर वो भाई भी पढ़ते आपकी तरह, हालांकि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये परेशानियां बड़ी जल्दी दूर होने वाली हैं। खैर, अब्बू आप पर बहुत गर्व करते होंगे कि एक बहन एमएससी और एक बहन पीएचडी होल्डर। अब्बू और अम्मी का क्या रिएक्शन होता है? क्या 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 कहते हैं वो आपसे? जी जी देखिए, मेरे अम्मी अब्बू तो हमेशा खुश होते हैं, लेकिन जैसे मेरा गुस्सा करने का तरीका है, उस पे वो मुझ पे हमेशा गुस्सा होते हैं कि ठंडे दिमाग से काम लिया कर, ठंडे दिमाग से काम लिया कर। वो मेरी इस बुराई को भी दूर करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मुझे सफ़र करना होता है, वो सिर्फ सुनते और देखते हैं। यदि मेरी तकलीफ को वो एहसास करें तो वो सोचेंगे कि मेरा गुस्सा कम है, लेकिन मुझे वो चिल्लाते हैं मेरे गुस्सा करने पे, और मुझे डिग्री के नाम पे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं डॉक्टर रईसा, मैं गुस्से को वाजिब करार नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गुस्सा आता है जब हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होते होते रुक जाता है। लेकिन आप अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए, हौसले में बदलिए अपने गुस्से को, और ये तय मानिए, क्योंकि इस समय पूरा देश आपको देख रहा है डॉक्टर रईसा, और देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए इमदाद और मदद के तोहफे भी आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। फ़िलहाल मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आपसे 2 गुजारिश भी करता हूँ। आपकी बात को बंसल न्यूज़ बिल्कुल पहुँचाने की कोशिश करेगा, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे भी फॉलोअप ले सकें कि डॉक्टर रईसा के साथ क्या हुआ। आप अपना गुस्सा कम करिए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने की बहुत बड़ी वजह है आपके पास, क्योंकि आप इतनी बड़ी तालीम याफ्ता हैं कि आपको सलाम है, और सलाम है और अदब से सलाम है आपको। इसलिए आप मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए यकीनी तौर पर आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और दूसरी मेरी गुजारिश आपसे ये है कि लड़िए, लेकिन लड़ने का अंदाज़ बदलिए। उस लड़ने में आप पूरी ताकत से लड़ें, लेकिन लड़ने का भी एक सलीका है, जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। डॉक्टर रईसा का भी तरीका कुछ कुछ वैसा हो सकता है, लेकिन आप कामयाब होंगी। आपको ईद और रक्षाबंधन दोनों की तहे दिल से मुबारकबाद, और इंदौर की इस डॉक्टर रईसा को बंसल न्यूज़ का सलाम। हम सब आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर रईसा कामयाबी की मंजिलों पर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सोहेल। तो चलिए, और आखिर में बातचीत में जब डॉक्टर रईसा के चेहरे पर मुस्कान आई
तो हमें लगा कि हमारी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो गई और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी और उम्मीद भी हम करेंगे कि डॉक्टर रईसा के चेहरे पर ये मुस्कान आगे भी कायम रहे। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।